हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था आइसोमरिज्म, तो आज हम उसके नेक्स्ट जो उसके टाइप्स हैं वो करने जा रहे हैं। जिसमें पहले हमने 5 टाइप्स कर लिए थे, ठीक है। जिसमें आपका उसमें चेन आइसोमरिज्म आया था, पोजीशन आइसोमरिज्म आया था, फंक्शन आइसोमरिज्म आया था, मेटामरिज्म आया था और टोटोमरिज्म आया था। तो आज हमारे पास आइसोमरिज्म का तो दूसरा टॉपिक है जिसके हमने टाइप्स पढ़ने हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये आपका टॉपिक है। तो पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। स्टीरियो क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्पेस। तो देखो यहाँ पे जो स्टीरियो का मतलब है मैंने यहाँ लिखा है स्पेस, ठीक है। तो स्पेस क्या होता है? 3 डायमेंशन लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बाय एक्स एक्सिस होगी। तो जो मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशंस हैं वो स्पेस में किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग जो आइसोमरिज्म हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसके बारे में। तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें सेम मोलिकुलर फार्मूला हो। तो जितने आइसोमरिज्म हमने पहले पढ़े हैं उसमें मोलिकुलर फार्मूला क्या था? सेम था। तो इसमें मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कि जिस सीक्वेंस में बॉन्ड है वो सीक्वेंस में ही रहेंगे, वो चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो पहले फर्स्ट बॉन्ड आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर सेकंड में डबल बॉन्ड आ गया, थर्ड में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो वो हमेशा क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। ये नहीं होगा जो बॉन्ड सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। बट डिफर कहां पर है? बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशंस। देखो रिलेटिव पोजीशंस की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द स्पेस। तो जब मैं एग्जांपल दूंगा तो मैं आपको रिलेटिव पोजीशन के बारे में भी समझाऊंगा। पर किसकी बात? रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। या तो एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर सकते हैं, मिथाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। पर सिंपली हाइड्रोजन लगा, क्लोरीन लगा, ब्रोमीन लगा, तो वो क्या? वो एटम्स की बात कर रहे हैं। तो किस में? इन स्पेस में, ठीक है। स्पेस में उनकी पोजीशन क्या कर जाएंगी? विस्पेक्ट टू एक दूसरे के क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां देखिए सेम मोलिकुलर फार्मूला, जितने आइसोमरिज्म पहले पढ़े तो सेम मोलिकुलर फार्मूला था। अब इसमें क्या है? डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? उस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोला जाएगा? स्टीरियो आइसोमरिज्म बोला जाएगा। फर्दर हमारा जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो 3 टाइप का है, 3 टाइप्स का है। तो पहला तो आपका क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फिर क्या है? कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। तो 3 तरह के टाइप में, काफी लंबे छोटे टॉपिक्स है ये, जो पेपर में इनका एक एग्जाम्पल आ ही जाता है। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे पर इसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पूछ सकते हैं कौन इसके 2 आइसोमर होते हैं, सिस और ट्रांस, स्टेबल कौन है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम नेक्स्ट आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो किसकी टाइप है? स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अब नाम से क्लियर हो रहा है, जिन आइसोमर्स में एटम्स की ज्योमेट्री क्या करेगी? चेंज करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, वो क्या होगा? उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोला जाएगा। बोलने का मतलब है जिस आइसोमर्स की पोजीशन जो है, जिन आइसोमर्स की पोजीशन जो होगी, जिस आइसोमर्स की पोजीशन जो है, जिन आइसोमर्स की पोजीशन जो होगी, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स की, उसमें एटम्स लगी पोजीशन होगी, वो चेंज करेगी, तो उसकी ज्योमेट्री में क्या आएगा? एटम्स भी क्या करेंगे? एक पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब पोजीशन तो सेम रहेगी बट
तो स्पेस में उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे होगी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, फिर से देखिए क्या आया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आया, बट डिफर इन स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेस में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अबाउट द डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे खासियत क्या है, इस आइसोमरिज्म में खासियत क्या, देखो यहाँ पे बोला गया डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी आपके एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होंगे जिन एटम्स के साथ, उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अगर विथ टू इन ली है तो विथ टू इन के भी क्या बनेंगे, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कैसे बनेंगे, तो आइए डेफिनेशन को एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने एग्जांपल जो लिया है वो विथ टू इन लिया है ना। तो विथ टू इन के दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक करता है, एक को हम बोलते हैं सिस आइसोमर, एक को बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। अब आप बोलोगे सर एक ही फार्मूला है, ठीक है, सेम फार्मूला है, तो किस तरह से इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं सिस आइसोमर। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन ये आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। अब देखो इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक ये वाला हाइड्रोजन भी जुड़ा है। इस कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है और ये हाइड्रोजन भी जुड़ा है। अगर दोनों हाइड्रोजन्स, है ना, दोनों हाइड्रोजन्स क्या आते हैं, सेम पोजीशन पे आते हैं, नहीं एक साइड नहीं लेने हम, इस साइड में ऐसे ले लेते हैं, जैसे CH3 यहां पे H ले लिया और यहां पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया और यहां पर CH3 हमने ले लिया। तो देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, मिथाइल के सामने मिथाइल है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर में इसका क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, कार्बन ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड H, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3 और यहां पे CH3। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पे आमने सामने हाइड्रोजन थे, यहां पे मिथाइल ग्रुप थे, पर इसमें क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या आ गए, ऑपोजिट आ गए। जिस आइसोमर में आपके एटम एक दूसरे के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, मिथाइल मिथाइल, उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। तो देखिए यहां पर मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऑपोजिट है। यहां पर ग्रुप्स एक दूसरे के अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पे है, ये कार्बन लगा, कार्बन इसके साथ जो एटम्स हैं कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, उनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए वो ऑपोजिट आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस आइसोमर बोला जाता है। तो ये ट्रांस आइसोमर आ गया, किसका, ब्यूट टू इन का आ गया। तो एक ही फार्मूले के दो दो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, एक नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और यहाँ पे नाम क्या आया, सिस और ट्रांस, तो इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोला जाता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दूसरा नाम आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। ठीक है, तो देखिए इस तरह के आइसोमरिज्म को यहां पर आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, बट डिफरेंट क्या आती है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप एटम अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस तरह के आइसोमरिज्म को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। बट दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक है, कि ये ग्रुप सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो जैसे मर्जी इसको घुमा दो एटम्स को, हमारे पास तो एक जो आइसोमर बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो तो एक जैसा बनना चाहिए। ठीक है, ये कैसे बन गया, ये कैसे आ गया, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से दो डिफरेंट आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करता हूं, इसको साफ कर देते हैं।
यहां देखिए, मान लो हमारे पास एक कार्बन है और इस सेंटर में क्या है, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को मैं ब्लैक से बनाता हूं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पर आपके क्या जुड़े हुए हैं, एटम्स जुड़े हुए हैं, कोई भी एटम यहाँ पे जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को, एक को फिक्स रखता हूं, दूसरे को मैं कार्बन को मूव करवाता हूं, तो कार्बन मुड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं मुड़ पाएगा, देखिए कैसे, क्या बोलने का मतलब है मेरा, मैं समझाता हूं आपको। देखिए मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन टू कार्बन। सेंटर में जो पॉइंट्स है मेरे, ये वाले कार्बन्स हैं, ये वाले कार्बन्स हैं, और मान लेते हैं इनके साथ क्या लगे हैं, एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये एटम्स लगे हुए हैं। बट मैं अगर किसी एक को मूव करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए डबल बॉन्ड मेरी रोटेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। कि एक बार जो मान लो ये वाला मोलिक्यूल बन गया, सिस आइसोमर बन गया, तो ये सिस ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं करा, घूम जाता है। सिस कब रहेगा, अगर ये घूम जाते तो सिस ही रहता, अभी सारा कुछ रोटेट करके फिर से भी आ जाता, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, आप ले लो ट्राइंगल को, ले लो ट्राइंगल को, आप जितनी मर्जी रोटेट करवा लो, वो ट्राइंगल ही रहेगी, वो ट्राइंगल ही रहेगी, ठीक है। बट ट्राइंगल रोटेट तो हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन को मूव क्या कर रहा है, रोटेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, रोटेशन नहीं हो पा रही है, तो मोलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से सिस आइसोमर बन गया, ठीक है। तो ये सिस आइसोमर यहाँ पे बना, तो जुड़ी नहीं थे, यहाँ पे ये वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ा होता, यहाँ भी साइड ही होता, ये साइड भी हो सकता था, ठीक है। तो करके हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा आइसोमर आ रहा है। अगर मान लो ये वाली कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकते हैं, तो सिंपली रोटेट कर जाते हैं ऐसे करके, तो ये सिंपली रोटेट कर जाते हैं ऐसे करके, सिंपली रोटेट कर जाते, तो एक ही टाइप का आइसोमर एग्जिस्ट करता, देखो ये ऐसे करके मूव कर जाते। पर मैंने कैसे बताया, ये रोटेट कर रहा है, ये रोक रहा है, डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रही है। डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। देखिए ये वाला कौन सा, पहले बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, मान लो ऊपर का पाई बॉन्ड है आपका, ये वाला जो हरा पेन है, ये इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, जिससे क्या कर रहा है, आपका रोटेशन क्या कर रही है, रुक रही है, एटम्स की रोटेशन एटम्स की रुक रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास एक सिस आइसोमर आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है। अब मान लेते हैं अगर ये रोटेशन हो जाती, तो हमारा मोलिक्यूल क्या रहता, सेम ही रहता। तो उसके दो आइसोमर नहीं बनने थे, ना सिस बनना था ना ट्रांस, एक ही आना था, उसका नाम ब्यूटूइन होना था, तो ब्यूटूइन ही होना था। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमारी रोटेशन क्या कर रही है, रुक रही है। उस रोटेशन के कारण, रुकने के कारण हमारे पास दो तरह के आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर रख रहे हैं। तो किसकी वजह से पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कोज क्या है, तो कोज क्या आएगा, ड्यू टू द, आपका जो कोज होगा वो क्या आएगा, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ किसकी, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है उसी का बॉन्ड को क्या करने हैं, रोटेट करने नहीं दे रहा है। अगर रोटेट कर जाते हैं तो हमारे पास एक तरह का ही आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं इसी के बेस अब क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, जिसके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए, जो हमने अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किया है उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, चाहे +1 के पेपर हो या +2 के, चाहे कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, नीट हो, HP टेट कमीशन हो, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बेस पे, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कि किसकी, कौन से आइसोमर्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अभी हमने किस चीज की बात की थी, हमने बात की थी ब्यूटूइन की। तो ब्यूटूइन के हमने क्या किए थे, दो आइसोमर बनाए थे, ठीक है। ब्यूटूइन के हमने दो आइसोमर्स बनाए थे अभी, कौन कौन सा, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर बनाया था हमने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे H, यहाँ पे CH3।
तो इसको नाम दिया था हमने सिस आइसोमर नाम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे आइसोमर की। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ बात करते हैं हम लोग जो आपका ट्रांस आइसोमर आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं CH लगा देता हूं, यहां पर मैं हाइड्रोजन कर देता हूं, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट लेने हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्यूट-2-ईन के दो आइसोमर्स में से एक सिस आइसोमर, एक कौन सा, ट्रांस आइसोमर, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। ठीक है, इसकी बात पूछी जाएगी। ठीक है, अब आंसर मैं आपको बता देता हूं कि सिस आइसोमर क्या होगा, ये कम स्टेबल है एज कंपेरिजन टू ट्रांस आइसोमर। अब बोले सर ऐसा क्यों है भाई, सिस आइसोमर कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल ट्रांस आइसोमर है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, तो बात आती है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ब्यूट-2-ईन में जो उसका ट्रांस आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जहां सिस आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके लिए तो हमें पहले इनके जो आपके स्ट्रक्चर है, इनके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर इनकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिस आइसोमर में आपके पास जो बल्की ग्रुप है ना, बल्की ग्रुप जो साइज में जो बड़े हैं, ये कौन है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये दोनों क्या है, एक साइड है, एक दूसरे के सामने सामने फ्रंट में है, तो एक दूसरे को रिपल कर रहा है, तो एक दूसरे को रिपल कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कम है। ठीक है, एक तो डिस्टेंस कम है, बट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या ज्यादा है, देखिए यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, रिपल कर रहे होंगे एक दूसरे को, नो डाउट एक दूसरे को रिपल करेंगे, बट जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए तो रिपल्शन क्या करती, डिक्रीज करती। तो यहाँ पर दोनों एक साइड में है, करीब है थोड़े से, तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक दूसरे को रिपल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस आइसोमर में दो मिथाइल ग्रुप एक ही साइड है, ठीक है, सेम ग्रुप एक ही साइड होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल्शन वहां पे ज्यादा होती है। और ट्रांस आइसोमर में वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो डिस्टेंस मिस करने की वजह से उनके बीच में जो क्या होती है, रिपल्शन क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से रिपल्शन कम होने से स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ट्रांस आइसोमर आपका क्या ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, सिस आइसोमर में। क्यों है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है इसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे को कम रिपल कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू किसके, मिथाइल ग्रुप, किसमें, सिस आइसोमर में। अब कैसे, देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। कितने बॉन्ड पेयर्स है, 3 बॉन्ड पेयर्स है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है मिथाइल ग्रुप का, यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या बने हैं, बॉन्ड पेयर्स बने। कैसे बने, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, तो इसके कितने बॉन्ड पेयर बने हैं, 3 बॉन्ड पेयर बने हैं। तो ये तीनों बॉन्ड पेयर, इसके भी 3 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, मान लेते ऐसे करके लेते, चलो मैं यहां पर भी इसके ऑर्बिटल्स बना देता हूं छोटे छोटे करके। देखिए ऐसे करके ले लेते हैं, एक ऐसे करके आ गया, एक ऐसे करके आ गया, ओके ऐसे करके आ गया। सेम यार यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इसके साथ, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये बॉन्ड पेयर्स की बीच की डिस्टेंस है वो कम है, ये बॉन्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे म्यूचुअल शेयरिंग से, यहाँ पे भी, 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 तो ये इलेक्ट्रॉन से उसको क्या करीब आएंगे तो उसको रिपल करेंगे, और रिपल करने से क्या होगा, बॉन्ड वीक होते जाएंगे, ये वाले बॉन्ड भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंडस क्या होगी, पैदा होगी, इसको कौन सी हिंडस बोलते हैं, स्टेरिक हिंडस बोलते हैं। बॉन्ड पेयर्स के बीच की रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक हिंडस, इससे क्या स्ट्रेन पैदा होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगती है, स्ट्रेन लगती है, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, इससे रिपल्शन क्या होगी, इनके बीच में ज्यादा होगी। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बट इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर ये वाले बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के क्या है, दूर है दूसरे से। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर कार्बन लगा है तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो देखिए इस बॉन्ड पे यहाँ पे कार्बन लगी, उससे ये बॉन्ड पेयर्स क्या है, दूर है भाई, इनसे दूर है। देखिए डिस्टेंस क्या है, तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ट्रांस आइसोमर आपके सिस आइसोमर से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके जो बल्की ग्रुप्स है सिस आइसोमर में एक दूसरे के आमने सामने करीब है, डिस्टेंस कम है, बट ट्रांस आइसोमर में वही डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक दूसरे को बॉन्ड पे दूर चले गए तो उससे क्या रिपल्शन क्या होगी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिस आइसोमर में बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इन ट्रांस आइसोमर। दैट्स व्हाई ट्रांस आइसोमर इज स्टेबल देन द सिस आइसोमर। तो इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, किस चीज के लिए, क्या बोलते हैं, हेक्स 3 इन, पेंट 2 इन और ब्यूट 2 इन के ऊपर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आइए अब बनाते हैं ब्यूट 2 इन का। तो ये डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 ले लेते हैं, यहां पर भी CH3 ले लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया, सिस आइसोमर बन गया विद 2 इन का। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा पूछा जाएगा कि तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, हेक्स 3 इन, पेंट 2 इन या फिर ब्यूट 2 इन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ ग्रुप के ऊपर। देखिए यहां पर लगा है इथाइल ग्रुप, ठीक है, जिसका साइज बड़ा है, यहाँ पर है CH2 CH3, यहाँ पे भी साइज क्या है, बड़ा है। और इनके बीच में मालूम देखो, मैंने अभी बताया सबसे आपका जो इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, इसका साइज की बात कर रहा हूं, किससे ज्यादा है, किससे बड़ा है, CH3 ग्रुप से क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। और CH3 ग्रुप का साइज बड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप है भाई, तो इनकी डिस्टेंस कम है, ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होंगे, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होगी, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट पेंट 2 में देखिए यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, बट यहाँ पे कार्बन की कमी हो गई तो ऑर्बिटल्स भी क्या हो गए, जो ऑर्बिटल्स की बॉन्ड्स हो गए वो भी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, बॉन्ड्स क्या हो गए, कम हो गए। तो बॉन्ड्स किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से, तो ऑर्बिटल्स कम है तो रिपल्शन क्या होगी इनके बीच में, और कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हेक्स 3। फर्दर यहां पर एक और CH3 क्या, CH ग्रुप कम हो गया, अब एक ही रह गया ग्रुप, या सामने एक ही कार्बन रह गया दोनों में, यहाँ था, साइज और छोटा हो गया, रिपल्शन और क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर रिपल्शन डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है रिपल्शन जो है स्टेबिलिटी के क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप में है। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए रिपल्शन सबसे ज्यादा कम कहाँ आई, ब्यूट 2 इन में रिपल्शन क्या आई, सबसे कम आई। ठीक है, फिर किसमें कम आई, नहीं इसमें सबसे कम आई, फिर ज्यादा किसमें आई, पेंट 2 इन में आई, फिर सबसे ज्यादा किसमें आई, हेक्स 3 इन में आई। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, हेक्स 3 इन सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज ऑफ इथाइल ग्रुप ज्यादा है, बल्कि ग्रुप लगे हैं, जहां पे बल्कि ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो आइसोमर क्या होंगे, सबसे कम स्टेबल होंगे भाई। और जहां पर बल्कि ग्रुप का साइज छोटा होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या बना भी हमारे पास, क्या ऑर्डर बना हमारे पास, कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखेंगे हम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हुआ भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ब्यूट 2 इन। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं अभी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। यहां पर कौन आया, यहां CH2 CH3 था, यहां पर CH3 था, हाइड्रोजन, ये कौन सा, ये कौन सा, पेंट 2 इन। सबसे कम जो होगा, सबसे कम, नीचे लिख देता हूं इसको, सबसे जो कम स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, हेक्स 3 इन भाई, CH2 CH3 CH2 CH3H। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका वही ग्रुप होता है जहां पर क्या होता है, साइज ऑफ
ग्रुप क्या होता है, छोटा होता है, हमारी रिपल्शंस कम होंगी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था। तो ये मेरा आज का स्टेबिलिटी का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन लेके आऊंगा रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।